हेलो गाइस, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो अगली जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगा वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो अ, इससे पहले मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो इन्वायरमेंट में आता है जीएस पेपर 3 में, तो उसको कवर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसको कवर करूँगा। उसके बाद मैं स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं बना दूंगा जो वीडियो है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप रुक के वो सारा सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो ईआईए से रिलेटेड आया है, और ईआईए टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल आया होगा। अभी तक दो सवाल आया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से। एक आया था 2014 में, तो उसमें ये सवाल था कि ईआईए हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइक थर्मल पावर प्लांट्स नियर द पिट हेड्स। और फिर पूछा गया था कि थर्मल पावर प्लांट्स जो एट पिट हेड्स बनते हैं तो उसका इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। एक तरह से उसका ईआईए आपको करना था। और दूसरा सवाल आया था 2020 में, वो करंट अफेयर से था कि ईआईए नोटिफिकेशन 2020-2006 से कैसे अलग है। तो ये दो सवाल आया था, तो ये दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ईआईए से रिलेटेड एक वीडियो मैंने इन्वायरमेंट सीरीज़ में मैंने बनाया था, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए आने वाले 3-4 महीने के लिए। और साथ में एक लाइव वीडियो है, लाइव सेशन भी करूंगा इंस्टाग्राम पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड। और उसके अलावा जो ये दो जो क्वेश्चंस हैं, और भी फर्दर जो मेरी वीडियोस आने वाली है जो पहले मैं बनाए हूँ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से रिलेटेड, तो अ, उसका मेरा रिटर्न आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो सारे आंसर्स को देख सकते हैं कि उसका आंसर्स क्या होगा। तो एक आपको एक होता है कि मैं आपको बता दूं कि अच्छा इसका आंसर में इंट्रोडक्शन में ये लिख दीजिए, मेन बॉडी में ये लिख दीजिए, कंक्लूजन में ये लिख दीजिए, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये सब कंटेंट होना चाहिए, इस तरह से एनालिसिस करना है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक बार आप जब से आंसर्स देखेंगे तो आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगा। या अगर आप जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उससे बेटर लिखेंगे तो डैट मीन्स कि आपको एक काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप एक ठीक कि आपको अगर कंपेयर करना है कि एक स्टैंडर्ड की इस लेवल का आंसर है तो आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख रहे हैं, तो आप वो आपको एक स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। अगर कोई फर्दर क्यूरी हो आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, सबटाइटल, अंडरलाइनिंग या फिर कीवर्ड्स, डायग्राम्स, ये सब का क्या रोल होता है, तो सब चीज़ को मैं कवर कर लूँगा एक पर्टिकुलर वीडियो में। वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, मैं जल्दी बना लूँगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा सैटरडे या संडे को। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये जो पर्टिकुलर मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें मैंने जो बेसिक मटेरियल रेफ़र किया था वो विज़न आईएएस का या ये का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल था, और राव आईएएस का मैग्नेटिक कॉम्पास, तो ये दोनों को रेफ़र करके मैंने बनाया था। इसमें आपको पता क्या क्या होना चाहिए, और करंट अफेयर्स में तो यही है कि या ये 2020 का नोटिफिकेशन कैसे अलग है 2006 से। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि एक बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि क्या हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क रहा है। 1978-79 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। 1986 का जो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके सेक्शन 3 के तहत 1994 में सबसे पहले गाइडलाइन आती है, उसके तहत ये किया जाता है। फिर 2006 में गाइडलाइन आई, फिर 2020 में भी गाइडलाइन आई, लेकिन उसको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, वो अभी ड्राफ्ट फेज़ में ही है। और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ये मैंडेटरी होता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, B2 एक में करना है, B1 में भी करना है, और B2 में एग्जेम्प्ट होता है, ये नहीं करते हैं। और इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है। उसके अलावा आपको सारे स्टेजेस पता होने चाहिए, 8 स्टेज वो मैंने डाल दिया है। उसके अलावा हर कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। जैसे अब यही एक आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या है। यही इज़ अ प्लानिंग टूल दैट इंटीग्रेट्स द एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड द डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स एंड इट इज़ डन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्लानिंग एंड फर्दर सम मिटिगेशन एंड एडेप्टिव मेजर्स इज सजेस्टेड इन ऑर्डर टू बेटर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट अलॉन्ग विथ द ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस। ये उसका डेफिनेशन है यही का। करते कैसे हैं, तो ये रूल्स 2006 के तहत करते हैं अभी प्रेजेंटली। और ये रूल्स जो बनाए वो सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बना। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपको रटा रटा होना चाहिए। ये का सवाल आएगा तो ये आपको चिपका देना है। अगर डायग्राम की ज़रूरत पड़े, मैं ये नहीं बोल रहा कि डायग्राम आपको बनाना ही है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और कुछ कुछ कीवर्ड्स जो आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, कि या ये किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ऑब्वियसली अगर फॉलो नहीं करोगे या ये नॉर्म्स को तो आपको फाइन लगेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि अगर लग रहा है कुछ हजार्डस इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट पे तो ये देना ही नहीं है। आरहस कन्वेंशन 1998, ये एक EU से रिलेटेड कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन का ये बोलना है कि
कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उसका इन्फॉर्मेशन पब्लिक को होना चाहिए, मतलब पब्लिक हैज़ राइट टू इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। ये इस आरएस कन्वेंशन का कोर है, प्रिंसिपल है। और इंटर जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इक्विटी पे भी बेस्ड होना चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल्स है जिस पे ये बेस्ड होता है। तो इसको आप कहीं पे भी डाल सकते हो एज कीवर्ड्स। कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है तो कंक्लूजन में आप ये भी डाल सकते हो। उसके अलावा मेन बॉडी में तो अब ये देख लिया। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर इशूज़ हैं EIA से रिलेटेड, पब्लिक हियरिंग में क्या क्या इशू है, और फिर EIA कंडक्ट करने के लिए जो फंडिंग है वो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ही देता है, तो वहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरह बहुत सारे इशूज़ हैं। वो क्या क्या इशूज़ हैं, जेनरिक इशूज़ हैं, मैंने नोट्स में डाल दिए, आप अगर देख सकते हैं 5-6 इशूज़। और फिर अगर वे फॉरवर्ड क्या होगा तो इसी इशू से रिलेटेड वे फॉरवर्ड होगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2020 का नोटिफिकेशन कैसे अलग है 2016 से। इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बेसिक मटेरियल जो आपको तैयार होना चाहिए वो आपने अच्छे से कर लिया एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, कि एक बेसिक फ्रेमवर्क किस रूल के तहत होता है, किस एक्ट के तहत होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या क्या स्टेजेज हैं, क्या क्या बिखामी है, 2020 का 2006 से कैसे अलग है। और कुछ डायग्राम्स कीवर्ड्स वगैरह आपको याद होने चाहिए कि आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़े कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डायग्राम या कीवर्ड्स क्या क्या आपको लिखने हैं। अब आते हैं डायरेक्टली 2014 के क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे 2020 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है 2014 के क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि EIA स्टडीज़, ये सवाल है, ये यहाँ पे मैंने सवाल लिख रखा है 2014 का। EIA स्टडीज़ आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट पीट हेड्स। तो सबसे पहले आप पहला लाइन को देखिए, EIA स्टडीज़ आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सही बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट में आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है कि आप कुछ बताइए, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन को जस्टिफाई करना होगा, इसको अच्छे से इलेबोरेट करना होगा, वो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा EIA के बारे में बताना होगा। तो EIA का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था वही लिखेंगे कि EIA is a planning tool to integrate the environmental concerns and the developmental processes, and it is done at the initial stage of planning, and the process also suggests some remedial mitigation and adaptive measures. ठीक है, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट द पिट हेड्स एज पर द EIA रूल्स 2006। आपको नहीं भी पता होगा तो ठीक है, अब ये आना चाहिए EIA रूल्स 2006 सेक्शन 3 ऑफ द EPA 1986। तो इससे लग जाएगा कि हाँ बंदे को EIA पता है, EIA का डेफिनेशन पता है, किस एक्ट के तहत करते हैं, किस रूल के तहत करते हैं, क्या क्या स्टेजेज है, कुछ भी अगर डाले तो लग जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको पता है EIA के बारे में। और EIA स्टडीज़ आर अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको EIA स्टडीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन में डालना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब उसके बाद सेकंड जो असली सवाल है, जैसे अगर इसमें अगर ये मान लीजिए 200 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है तो इसमें आपको 40 वर्ड्स आपको पहला ये जो स्टेटमेंट है उसको एलैबोरेट करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोडक्शन जो आप लिखते हैं तो कभी कभी आपको कुछ फैक्ट्स फिगर्स लिखना पड़ता है, जैसे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे इसमें पहला लाइन दिया है तो इस लाइन में आपको कुछ पूछा नहीं है पहले लाइन में, लेकिन आपको उसको एलैबोरेट करना होगा, यही आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा ऐसे सवाल में। तो आपको धीरे धीरे आपको आइडिया लगते जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब मेन पार्ट पे आते हैं जो आपके बॉडी का पार्ट होगा कि डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट द पिट हेड्स। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले अब कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट पिट हेड्स का मतलब क्या है वो आप समझा दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि वैसे थर्मल प्लांट्स जो जहाँ पे कोल माइनिंग होती है वहीं पे थर्मल प्लांट्स बनाए गए हैं, इसका ये मतलब होता है। तो इसको आपको डिफाइन करना होगा। अगर आपको ये पता है तो डायरेक्टली आपको आधे 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा कि आपको पता है एटलीस्ट कि ये थर्मल प्लांट्स एट पिट हेड्स क्या होता है। तो वो मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया कि थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट पिट हेड्स आर बेसिकली थर्मल प्लांट्स लोकेटेड एट कोल सोर्स। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होगा थर्मल पावर प्लांट्स का? ये काफ़ी जेनरिक सवाल है। अब ऐसे सवाल में आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतना बेटर होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम सवाल में आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अब ऐसे पॉइंट लिख रहे हो कि बहुत जेनरिक है, सेंस नहीं बन रहा है, उससे अच्छा आप कम पॉइंट लिख के इलेबोरेट अच्छे से कर लो तो किस सवाल में वो बेटर होता है। लेकिन कुछ कुछ सवाल बने ही ऐसे होते हैं कि अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स वही इम्पैक्ट्स होगा, कुछ एयर पे इम्पैक्ट होगा, कुछ लैंड पे होगा, कुछ वाटर पे होगा, कुछ फॉरेस्ट पे होगा, कुछ बायोडाइवर्सिटी पे होगा, कुछ ट्राइबल्स पे होगा, यही सारा इम्पैक्ट होना है। कुछ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होगा, पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, कुल मिला के यही सब जो आप पढ़े हो बस वही होना है। लेकिन थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सा लिखोगे, आर्टिकुलेट अच्छे से करोगे
और नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा लिखोगे। अब जेनरिक पॉइंट ही होने वाला है, तो बेटर है कि आप ज़्यादा जेनरिक पॉइंट लिख दो। ट्राई करो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो, एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ पॉइंट जैसे ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके बाद हर पॉइंट में जो सब्सटेंसिएशन या क्वालिटी होती है वो कम होती जाती है। तो आपको एक बैलेंस करना है कि क्वालिटी इन ईच पॉइंट वर्सेस नंबर ऑफ पॉइंट्स में। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर पॉइंट्स ज़्यादा लिखोगे तो अब बेटर होगा, क्योंकि जेनरिक ही पॉइंट होंगे। तो अब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन होएगा, और डिफॉरेस्टेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। अब इंडियन कोल जो होता है वो उसमें हाई सल्फर और एस कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कैलोरीफिक वैल्यू कोल की कम होती है, जिसकी वजह से ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी पॉल्यूटिंग हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो कुछ पॉल्यूटेंट्स का नाम लिख दो कि आपको कुछ थोड़ा सा सब्सटेंसिएशन आ जाए। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है, तो कौन कौन ग्रीन हाउस गैसेज उसका नाम लिख दो। वेस्ट डंप हो जाता है रिवर्स में, उससे यूट्रोफिकेशन होगा, रिवर बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन होगा। झारखंड वगैरह रीजन में ओवर माइनिंग इज़ मेजर रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। और उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, उसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी इन द नियर बाई एरियाज में प्रॉब्लम होती है। लैंड सब्सिडेंस होता है अंडरग्राउंड माइनिंग में। कुछ कोल फील्ड्स लगातार बर्न करते रहते हैं, जैसे झरिया में जो आग लगी है वो अभी तक लग रही है, झरिया कोल फील्ड्स में। तो ये सब आप एग्जांपल्स डाल सकते हो। कुछ कुछ अलग सा हो जाएगा, जैसे अब झरिया में झारखंड से हो तो मेरे को झरिया फायर्स के बारे में पता है, लैंड सब्सिडेंस के बारे में पता है, क्योंकि मैं देख रखा हूँ, स्टेट में था तो सुन रखा हूँ ये सब होता है। तो ठीक है, पता आपको भी होगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा दिमाग में। तो कुछ आपको कुछ और आ रहा है तो वो लिख दीजिए, और बाद बाकी जेनरिक पॉइंट है और नंबर पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। कुछ आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं तो स्पेसिफिक लिख दीजिए, एग्जाम्पल्स डाल दीजिए या सब्सटेंशिएट कर दीजिए, तो वो बेटर होगा। अब उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अब तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स नेगेटिव होता ही है, तो अब क्या लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली जब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है तो या ये स्टडी काफ़ी इलेबोरेट होना चाहिए, काफ़ी कंप्रेंसिव होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को हम बैलेंस कर सकें। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोल को ही करना है तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी जा रही है, जैसे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, कोल गैसिफिकेशन है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, वो सबको प्रमोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब वे फॉरवर्ड के रूप में आप कंक्लूजन को लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर मिल गया कि आप इंट्रो में क्या किए, तो पहला लाइन को आप सब्सटेंशिएट किए, उसके बाद थर्मल प्लांट्स एट पिट हेड्स का डेफिनेशन क्या है वो आपने लिख दिया, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स लिखे जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स आप काफ़ी ज़्यादा लिखे, और उसके बाद कंक्लूजन में आप एक वे फॉरवर्ड आपने डाल दिया। उसका जो अगला सवाल आया था वो था कि हाउ डज ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन ऑफ 2006। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये 10 मार्कर क्वेश्चन था, तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका होगा, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में EIA का एक डेफिनेशन लिखेंगे। करेंटली 2006 रूल्स के तहत होता है, जो सेक्शन 3 ऑफ द EPA एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद 2006 और 20 में क्या डिफरेंस है, 20 कैसे अलग है, तो ये आपका रटा रटा होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में था और अब आपको तो पता ही होना चाहिए। तो जो जो डिफरेंस था वो आपको डायरेक्टली फैक्चुअली लिखना है। तो ये मैंने 9 डिफरेंस लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये जो भी 9 डिफरेंस है, नया जो ये नोटिफिकेशन आया उसमें ज़्यादा फोकस इकोनॉमी पे दिया गया रादर देन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब कंक्लूजन क्या होगा कि आप ऐसा ही कुछ लिखेंगे कि ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, डेवलपमेंट प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने से पहले सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, देन ओनली गवर्नमेंट शुड गो फॉरवर्ड विथ फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट। ऐसा करके आप कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, ड्राफ्ट EIA 2020 हैज़ बीन मेड टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। EIA नीड्स टू बैलेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट कंसर्न्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट। अब ये जो है कि जो 9 पॉइंट्स की आप कैसे अलग है, तो ये आपको रटे रटाए होने चाहिए, क्योंकि उस साल जिस साल सवाल आया था उस साल करंट अफेयर्स में था, और जब डायरेक्टली EIA आपके सिलेबस में है और EIA में कुछ चेंजेज हो रहा है तो डेफिनेटली आपको वो करके जाना है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में पिन पॉइंटेड लिखा हुआ है, अब जैसे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो फेडरल इशूज़ से रिलेटेड, और फेडरल इशूज़ आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है GS पेपर 2 में, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट एक इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंडेक्स लेके आ गई और इंक्लूसिव ग्रोथ आपके GS पेपर 3 में, तो वो आपको वो टॉपिक अच्छे से करना होगा। तो वही बात होगी, EIA आपके टॉपिक में डायरेक्टली GS पेपर 3 में मेंशन्ड है। इन्वायरमेंट में 3 टॉपिक मेंशन्ड है, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन और EIA। तो EIA आपको इन डेप्थ में करना ही था। अब इस पर्टिकुलर सवाल में अगर देखेंगे
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2006 और 2020 बीच में आप एक लाइन दे सकते हैं, 2006 2020 जो डिफरेंस कॉलम में बना के लिखते हैं, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वो भी करना चाहे वो भी कर लेंगे, लेकिन जित सारा डिफरेंसेस उस तरह से नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको पॉइंट वाइज में ही आंसर किया। क्या क्या मैं बता देता हूँ। जो कैटेगरी ए B1 B2 है, इसमें रिकैटेगराइजेशन किया गया, कुछ प्रोजेक्ट्स को ए से B1 में कर दिया, ए से B2 में कर दिया गया, वो किया गया। अब इतना इन डेप्थ कौन किसको किस में शिफ्ट करके किस में रखा गया वो देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी अब अलाउ कर दिया गया, लेकिन दिस इज अगेंस्ट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास अब राइट हो गया कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करे, और वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर कर सकती है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाएगा। दिस इज अगेंस्ट RS कन्वेंशन। RS कन्वेंशन मैंने बता दिया है। कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जैसे बॉर्डर एरियाज में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए। पब्लिक कंसल्टेशन में जो पब्लिक अब रिस्पॉन्सेज सबमिट करती है, उसका टाइमलाइन 30 डेज से 20 डेज घटा दिया गया है। क्लियरेंस अब ज़्यादा पीरियड के लिए दिया जाएगा। जैसे माइनिंग के लिए पहले जो 30 साल के लिए क्लियरेंस दिया जाता था, 50 साल के लिए होगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में जो पहले 10 साल के लिए दिया जाता था, वो 15 साल होगा। जो पहले बेसलाइन डेटा कलेक्शन होता था, वो हर सीज़न में कलेक्ट करना पड़ता था, अब वो एक साल में एक किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही कलेक्ट करना पड़ेगा। बेसलाइन डेटा कलेक्शन क्या होता है कि एक वो स्टेज होता है। अच्छा चलिए मैं 9वां पॉइंट कवर कर लेता हूँ। और कंप्लायंस रिपोर्ट होता है कि जब ये हो जाता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को एक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होती है कि हाँ EIA के मुताबिक ही काम हो रहा है। तो वो पहले 6 महीने में करनी होती थी, अब एक साल में एक बार करनी होगी। बेसलाइन डेटा क्या होता है कि जो स्टेजेज ऑफ EIA है, उसमें तीसरा स्टेज आता है कि एक तो बेसलाइन डेटा बताना होगा ना, कि जैसे अभी कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उस समय कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑलरेडी होगा, तो वो कितना था, तो दैट इज़ द बेसलाइन डेटा। और मेरे प्रोजेक्ट की वजह से कितना बढ़ जाएगा, दैट इज़ इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। तो बेसलाइन डेटा कलेक्शन हर सीज़न में पहले करना होता था, अब केवल एक साल में किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ही करना होगा। तो वो भी अब ईज़ कर दिया गया है। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है रादर देन एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। वो आपको दिख रहा होगा, वही चीज़ आपको कंक्लूजन में लिखनी है और आपको कंक्लूड कर देना था ये सवाल। सो दैट इज़ ऑल। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया। और इन्वायरमेंट में क्या है कि जो टॉपिक है पॉल्यूशन, वो भी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूँगा। और उसके अलावा जो कंजर्वेशन है वो काफ़ी काफ़ी मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि सब कुछ आ जाएगा उसमें। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन आ जाएगा, बहुत कुछ आ सकता है, ओपन एंडेड है। तो इसलिए इन्वायरमेंट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको एक ही पर्टिकुलर साथ में डिस्कस कर लेंगे, या फिर ऐसा कर लेंगे तो उसको डिवाइड कर लेंगे। कुछ क्लाइमेट चेंज का एक साथ डिस्कस कर लेंगे, कुछ पॉल्यूशन का एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इन्वायरमेंट के सिलेबस में मेंस में 3 टॉपिक है, पॉल्यूशन, EIA और कंजर्वेशन। तो पॉल्यूशन और EIA मैंने कवर कर दिया, पॉल्यूशन भी कवर कर दूंगा, और बचा कंजर्वेशन में वो सारा सवाल आ गया, क्योंकि कंजर्वेशन काफ़ी ओपन एंडेड है। तो उसमें मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एक वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे जैसे सवाल आए होंगे उसके मुताबिक। सो दिस इज़ ऑल। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या और भी बाकी वीडियोस कुछ अच्छे लगे हैं, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।